जय हिंद। देखिए, आज 5 टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। चीन की जो चाल म्यांमार में है वो भी गड़बड़ पड़ गया, नेपाल में भी फंस गया, और इधर सीज फायर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ जो 2003 के समझौते को आगे बढ़ेगा। और एलटीटी के मैटर पे और यूएन के मैटर को लेकर श्रीलंका ने भारत से अपील किया है। तो हमारे 4 महत्वपूर्ण पड़ोसियों से लेकर और चारों का लिंकअप चाइना से ही है। ये 4 मुद्दा। उसके बाद 5वां मुद्दा, जो हम लोग के ट्वीट को इग्नोर किया गया, तो उसके बाद आगे की स्टूडेंट्स की क्या रणनीति रहेगी, गवर्नमेंट तक कैसे बात को पहुंचाएंगे, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, म्यांमार में जो अभी चल रहा है, सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सेना ने स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव जरूर कराएंगे, लेकिन 1 साल के पहले चुनाव नहीं कराएंगे। सड़कों पर टैंक घूम रही हैं, वहां गोलियां भी चलाई गई हैं। इंटरनेट को बंद किया गया है, लेकिन जिस जगह पर इंटरनेट है वहां पर बिजनेस को चलाने के लिए इंटरनेट है, वहां पर यूज किया जा रहा है। अब इसी सड़कों पर देखेंगे तो चाइना के खिलाफ लोग वहां प्रदर्शन करने लग रहे हैं। यहाँ उनका सीधा करना है चाइना गो आउट। अब चाइना यहाँ डबल फंस गया है। वो आंग सान सू की के साथ भी था और वो सेना के साथ भी रहना चाहता है। देखिए, आंग सान सू की का ऐसा कहा जाता है कि इनका भारत की ओर झुकाव है। हालांकि जब ये चुनाव नहीं जीती थी तो इनका भारत के प्रति झुकाव था, लेकिन इन्होंने चाइना से भी बहुत अच्छे संबंध को रखा था। आंग सान सू की ना, जब म्यांमार में रोहिंग्या समस्या थी, तो आंग सान सू की ने रोहिंग्या समस्याओं पे आंख बंद कर लिया और इन्होंने कह दिया कि जो सेना रोहिंग्या को मार रही है वो मतलब गलत नहीं है। अब ये रोहिंग्या समस्या म्यांमार की थी, लेकिन आप खुद देखिए, ये रोहिंग्या समस्या जो म्यांमार की थी, यहाँ ऐसा हुआ कि भारत तक को झेलना पड़ गया। ये रोहिंग्या सोचिए, बांग्लादेश पार करके भारत आके दिल्ली तक में आके मांग करने लगे कि हमारी मदद किया जाए। सोचिए, ये तो म्यांमार का दिक्कत था, उसने पूरा एशिया का इसका खरमंडल मचा दिया। इस वजह से पूरी दुनिया जो थी आंग सान सू की आलोचना करने लगी, और आंग सान सू की जब आलोचना हुई तो ये रोहिंग्या का समस्या चला गया यूएनओ में, और यूएनओ ने आंग सान सू की के सरकार के ऊपर उस समय और म्यांमार के ऊपर प्रतिबंध लगाने लगा। तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने वहां पर म्यांमार को बचा लिया। जब चुनाव हुआ तो आंग सान सू की चुनाव जीती, और ये म्यांमार और चाइना के रिश्ते को अच्छा करने के लिए चाइना के दौरे पे गई। चाइना ने म्यांमार में बहुत अच्छा खासा भारी भरकम निवेश किया, चाहे उसमें वो बिजली घर हो या फिर इंडस्ट्रियल पार्क हो, एयरपोर्ट या बड़े बड़े बिजली के डैम बनाने हो, हर एक काम को किया था। लेकिन अचानक से सेना द्वारा तख्ता पलट कर देने से चीन भी थोड़ा सा चिंतित है। लेकिन चीन सेना की ओर भी हाथ बढ़ा के रख रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर उसके निवेश को मतलब आउटकम चाहिए तो उसे सेना का साथ भी देना पड़ेगा। सेना जिस तकनीक से वहां पे इंटरनेट को दबा रही है और पब्लिक को सप्रेस कर रही है, वो सारे इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर चाइना मुहैया करा रहा है म्यांमार में। इसलिए म्यांमार की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। पूरा विश्व इस ओर देख रहा है। चाइना ने उस पर भी रोक भी लगा दिया यूएन में कि कोई आंतरिक मतलब बाहरी दबाव चाइना म्यांमार में काम न कर सके। लेकिन म्यांमार क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं चीन की जो नेपाल की पॉलिसी थी, ओपी साहब को वो भारत के खिलाफ कर रहा था, वो भी अब सफल होती नहीं दिख रही है। नेपाल के पार्लियामेंट में 275 सीट है, सरकार बनाने के लिए कम से कम 138 सीट चाहिए। वहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन वहां मेनली कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है। 2 कम्युनिस्ट पार्टी है, एक केपी शर्मा ओली की और एक प्रचंड साहब की, जो पुष्प कमल दहाल है। अब इनकी 84-90 इन लोगों की मिलाकर जो सीटें हो जाती है 174 सीट, यहां पर इन लोगों ने सरकार चलाया था। लेकिन इस सरकार में केपी शर्मा ओली जो थे वो अपने को सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे, बाकी नेताओं की वैल्यू नहीं करते थे। पार्टी के अंदर उन्हीं के खिलाफ बगावत चलते आ रही थी, और इसमें चाइना का बहुत बड़ा ये रोल था। वहां पे वो चाइना की जो एम्बेसडर थी कॉनवाई, उन्होंने बहुत ज्यादा केपी शर्मा ओली का खुल के सपोर्ट किया था। लेकिन अभी क्या है, वहां की जनता खुद केपी शर्मा ओली से उब गई है, और यहाँ पर ओली साहब के खिलाफ भी माहौल तैयार हो रहा है। और अगर गठबंधन टूटता है तो देखिए, यहाँ पर ओली साहब के अलावा और भी पार्टियां हैं। प्रचंड के पास दोनों बहुमत है, मतलब अगर इन दोनों से अगर ये गठबंधन कर लेते हैं तो प्रचंड साहब की सरकार बन जाएगी। इन सब को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वहां का जो संसद भवन है, उस संसद भवन को भंग कर दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि संविधान के हिसाब से, नेपाल के जो संविधान है, वहां संसद को भंग करने की व्यवस्था नहीं है। जब कभी भी संसद को भंग कर दिया जाता है तो किसी भी सांसद, एमएलए, एमपी के पास कोई भी पावर नहीं रह जाता है, सारा पावर प्रधानमंत्री के पास चला जाता है। भारत में ऐसी घटना होती है जब चुनाव होता है। तो आप देखिएगा, चुनाव के समय कोई नेता होता से मंत्री का कोई पावर ही नहीं रह जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री का थोड़ा पावर बच जाता है, ताकि राज्य को संभालना भी तो है, और केंद्र में प्रधानमंत्री का बच जाता है। बाकी सारे लोग का पावर खत्म हो जाता है, आचार संहिता के टाइप का माहौल हो जाता है। तो केपी शर्मा ओली ने
संसद को भंग कर दिया और सारा का सारा पावर केपी शर्मा ओली के पास चला गया। हालांकि वहां की जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उनको इस तरह का हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए जो असंवैधानिक है, फिर भी इन्होंने किया, जिसका विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और इसका मामला को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओली साहब ने जो संसद भंग किया ये गैर संवैधानिक है। 8 मार्च को, मतलब आने वाले 8 मार्च को संसद में आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि आपके पास बहुमत है। अब इसमें ओली साहब का बहुमत बहुत कम दिख रहा है और ये उम्मीद किया जाता है कि शायद प्रचंड साहब की सरकार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओली भारत के बहुत ज्यादा खिलाफ है या प्रचंड जो आ जाएंगे वो भारत के समर्थन में। लेकिन हाँ ये है कि प्रचंड जो है वो पूरी तरह से भारत के खिलाफ नहीं है, जिस तरह केपी शर्मा ओली पूरी तरह खुल के भारत के खिलाफ आ गए थे। ओली साहब के लाख चाहने के बाद भारत और नेपाल के संबंधों में कोई ज्यादा खटास देखने को नहीं मिला। भारत सरकार भी जो नेपाल के थल सेना होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, उन्हें ऑनरेबल हमारे थल सेना अध्यक्ष की उपाधि दी जाती है। इवन हमारे जो थल सेना प्रमुख थे नरवणे साहब, वो नेपाल के दौरे पे थे तो उन्हें वहां की विद्या देवी भंडारी जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें वहां की ऑनरेबल सेना अध्यक्ष दिया। ऐसे समझिए कि नेपाल का सेना अध्यक्ष भारत का भी सेना अध्यक्ष होता है, इज्जत के तौर पर हम दिए जाते हैं। और भारत का सेना अध्यक्ष भारत के साथ साथ नेपाल का भी हो जाता है और नेपाल के लोग ऑनरेबल हम लोग को ये पुरस्कार मतलब एक तरह से देते हैं। तो इसमें चाइना की लाख कोशिश के बावजूद भारत के रिश्ते अच्छे रहे। इसमें सबसे बड़ा रीजन जो था वो कोरोना वैक्सीन को लेकर था। भारत अब तक जितने देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया है उन्हें वैक्सीन के साथ साथ उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है, कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, कौन सा फ्री चेन लगाना है, हर एक तरह से किस तरह से ड्राई रन होगा, बकायदा ट्रेनिंग के साथ दिया है। और सबको उम्मीद था कि चाइना में ये वायरस आया वहां से वैक्सीन निकलेगा, वहां पे कोई वैक्सीन नहीं बनी। वो वैक्सीन को तो पाकिस्तान में अभी उसको ट्रायल किया जा रहा है जिसके कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। उधर पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान सीमा पर एक समझौता हुआ था 2003 में जिसे कहते हैं सीज फायर। सीज मतलब होता है रोक देना, फायर मतलब गोली चलाना। तो बॉर्डर पे दोनों देश आपस में गोली नहीं चलाएंगे, ये समझौते हुए थे 2003 में। लेकिन आए दिन पाकिस्तान से गोलियां चलती रहती है, बदले में भारत को भी जवाब देना पड़ता है। कभी कभी ये तो गोलीबारी बहुत तेजी से होने लगती है, लेकिन इस बार वहां के एनएसए ने कहा कि हम लोग इस समझौते को बहुत तेजी से फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और दोनों सेना एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएगी। अगर कभी इस तरह का कुछ उत्सावे वाली बात होती है तो दोनों सेना के जो वहां पे कमांडर लेवल के ऑफिसर बैठे हैं वो दोनों एक दूसरे पे हॉटलाइन से बात करेंगे। आर्मी का एक तो अलग सिग्नल होता है हॉटलाइन जिसपे वो बात कर सकते हैं और तुरंत मामले की निपटारा किया जाएगा। और इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर वहां फ्लैग मीटिंग होगी, व्हाइट कलर का झंडा उधर से फौजी का एक बटालियन लेके आता है और इधर से आता है, फिर बैठ के बातें हो जाती है। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं जिसको हम लोग डीजीएमओ के नाम से जानते हैं, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये उस एरिया के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर होते हैं। इनकी बैठक करके त्वरित कार्रवाई से उसे हम लोग दूर किया जा सकता है जिससे कि वहां शांति हो, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लग गया है कि भारत जो है अब पूरी तरह सुदृढ़ हो गया, उसको बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्लाएगा तो वर्ल्ड लेवल पे भी उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। अब इसमें जो वहां के एनएसए है उनका कहना है कि ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। अरे भाई साहब आपकी कौन सी जीत है, पूरी दुनिया को पता है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। एफएटीएफ में, एफएटीएफ जो होता है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में हो सकता है या फिर ग्रे लिस्ट में भी है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जो इस बात पर आप पे प्रतिबंध लगा देगी अगर आप आतंकवादी घटनाओं में ज्यादा संलिप्त रहेंगे। तो वहां गोलीबारी के आड़ में पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाते थे। तो एफएटीएफ में अगर ये लोग भारत ये इस तरह के सीज फायर को नहीं रोकते, मान के चलिए बहुत ज्यादा गोलीबारी करते, तो एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट कर देते। और जहां ये ब्लैक लिस्ट करते ना तो ब्लैक लिस्ट का प्रभाव इतना भयानक पड़ता कि ये किसी से व्यापार नहीं कर सकते थे। और अंदाजा लगाइए कि कोरोना वैक्सीन को भी खरीदने में इन्हें बहुत दिक्कत होता। तो जब वैक्सीन खरीदने में दिक्कत होता ब्लैक लिस्ट में होने के बाद, तो सामान्य मतलब व्यापार करने में तो पूरी तरह से चौपट हो जाते। तो ये इमरान खान की जीत नहीं है बल्कि एफएटीएफ का दबाव है कि पाकिस्तान को इस तरह से समझौते करने पड़ रहे हैं और ये कर लेना दोनों के लिए भलाई है। देखिए भाई, हम आपको भी कहते हैं एनएसए साहब, हम सरकार के ना हम कोई अंग है ना कुछ है, लेकिन हम अपने देश को भली भांति जानते हैं कि अगर आप एक गोली नहीं चलाइएगा तो इधर से गोली नहीं चलेगी, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, किसी को काट के फेंकने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप गोली चलाएंगे, पुलवामा जैसे हमला करेंगे तो हम लोग लाहौर तक घुस के मारेंगे लोग। लेकिन इतना बात समझिए, आप गोली नहीं चलाइए, हम इतना तो जानते हैं कि भारत से गोली बिना मतलब की नहीं चलेगी। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका भारत से मदद मांगा है। अब भाई श्रीलंका भारत से मदद क्यों मांगा है, तो श्रीलंका का एक छोटा सा हिस्ट्री समझते हैं। ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने श्रीलंका पे मतलब बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, वही राजीव गांधी ने सेना भेज दिया था श्रीलंका की मदद के लिए। हुआ क्या था, देखिए इंदिरा गांधी ना, पाकिस्तान का ये एरिया है पूर्वी पाकिस्तान, 1971 की भीषण लड़ाई हुई थी तो भारत ने पाकिस्तान के किसी भी जहाज को इस साइड से यहां जाने नहीं दिया था। तो श्रीलंका ने कहा था चले जाओ, तो जब जहाज यहां से फ्लाइट भर रहे थे ना तो उनका फ्यूल खत्म हो जा रहा था, तो ये 174 बार
यहाँ पर फ्यूल भरने की अनुमति दिया था श्रीलंका ने। उनकी जहाजों ने श्रीलंका में उतर कर 174 बार फ्यूल भरा, फिर जाके भारतीय सेना पर बांग्लादेश पर आक्रमण करती थी। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 की लड़ाई पर वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं वहां पर। तो इस वजह से इंदिरा गांधी काफी खफा थी। इंदिरा गांधी भी कह ली थी तुम हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किए श्रीलंका, हम भी तुमको बताएंगे। अब श्रीलंका की एक कमजोरी क्या है कि श्रीलंका भारत के तमिलनाडु राज्य से बहुत करीब है। ये तमिलनाडु राज्य से ये बहुत करीब है। तमिल के बहुत सारे लोग वहां पे बसे हुए हैं, खास करके ऊपरी वाला एरिया जिसे हम जाफना कहते हैं, ये श्रीलंका का ये वाला एरिया। तो यहाँ पर एक नेता थे प्रभाकरण, तो ये इन्होंने एक संगठन बनवाया जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे LTTE कहते हैं। ये एक उग्रवादी संगठन था। शुरुआत में कहा कि भैया हमको यहाँ पर स्वायत्त राज्य चाहिए, जिस तरह कश्मीर में 370 है। उसके बाद कहने लगा कि भैया हमको अलग देश ही चाहिए, तमिल इलम यहाँ पर। अब इंदिरा गांधी इसका फुल सपोर्ट की थी, क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय नियम में देखो भाई, कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता। हमारे देश के लिए सही हो तो दोस्त हो, गलत हो तो दुश्मन हो। 174 बार तुम पाकिस्तान को जहाज के फ्यूल भरने के लिए मदद करोगे, सोचोगे हम तुम्हारी मदद करें। भारत ने भी प्रभाकरण को पूरा हथियार, हर चीज सुविधा उपलब्ध करा दिया। अब सोचिए ये इतना खतरनाक संगठन बन गया कि इसके पास अपनी एयरफोर्स थी और श्रीलंका को तो तबाह करने के फेर में था। यहाँ पे इनका झंडा है, देखिए इन्होंने कह दिया कि हमारा एक अलग देश बनेगा। इंदिरा गांधी ने भी इसका समर्थन किया। जब तक 1984 में इंदिरा गांधी मरा गई, वो उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें मार दिया, तो इंदिरा गांधी खत्म हो गई। उसके बाद क्या था कि अब श्रीलंका को मजबूर होकर यहां से एक देश देना पड़ जाता इन लोग के। अब सोचिए श्रीलंका खुद ही इतना छोटा, उसमें से आधा कट जाएगा तो श्रीलंका कहां चला जाएगा। अब यहां समस्या ये हो गई कि जो तमिलनाडु के लोग थे, तमिलनाडु के लोग, इन लोग को भी भावनात्मक जुड़ा हो गया श्रीलंका के साथ। अब भारतीय सुरक्षा सलाहकारों ने कहा कि भाई तमिलनाडु के लोग एंटी हिंदी लैंग्वेज हैं, उन्हें हिंदी लैंग्वेज या नॉर्थ कल्चर से थोड़ा सा मतलब उतना नहीं पसंद करते हैं लोग। उनका मतलब है कि तमिल भाषा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनको कहना है कि वो प्राचीन भाषा है। तो भारत के सुरक्षा सलाहकारों ने राजीव गांधी से कहा कि देखिए अभी तमिल वालों के लिए कोई अलग देश नहीं है। जिस दिन इनके पास देश हो जाएगा, ये जाफना ऊपर श्रीलंका का, तो इनके अंदर एक भावना आने लगेगी, फिर इन दोनों में एक बड़ा अच्छा मतलब कनेक्शन हो जाएगा, फिर ये भारत पर दबाव बनाने लगेंगे। तो राजीव गांधी ने भारतीय सेना को उतार दिया श्रीलंका में और कहा कि लिट्टे जो है ना, लिट्टे को साफ कर दो। तो भारतीय सेना ने लिट्टे को साफ कर दिया, LTTE को। बदले में LTT वाले ये प्रभाकरण ने हमारे राजीव गांधी को मरवा दिया। ये एक अलग कहानी है, इस पे एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं हिस्ट्री क्या रहा था। तो जब यहाँ पे राजीव गांधी को मारा गया, तो बाद में भारतीय सेना भी इन प्रभाकरण और लिट्टे को पूरी तरह से साफ कर दिया। आने वाले समय में श्रीलंका की सरकार जब आई, तो जितने LTTE थे उनको तो मरवा ही, साथ में जो मासूम लोग थे जो कोई गुनाह नहीं किए थे, उनको भी लाइन से खड़ा करके गोली मार दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दिया गया। अब ये मुद्दा चला गया है UNO में, और UNO अब श्रीलंका पे लगाने वाला है प्रतिबंध। अब श्रीलंका कह रहा है कि भैया हमको बचा लो। अब इसमें बचाएगा केवल भारत। रीजन क्या है? क्योंकि ये भारतीय तमिल के लोगों पर अत्याचार को लेकर UN में मुद्दा है। अब अगर भारत कह देगा कि नहीं श्रीलंका इसमें मतलब वो नहीं है, क्योंकि भारत की मजबूरी है श्रीलंका को साथ लेके चलना, क्योंकि चाइना जो है हमें घेरना चाह रहा है। इधर म्यांमार से घेर लेगा, इधर पाकिस्तान से, नीचे से श्रीलंका से भी घेर लेगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इतिहास के झगड़ा को लेकर चलते रहेंगे तो वर्तमान में भी झगड़ा होते रहेगा। तो यहाँ पर भारत से वो उम्मीद की नजर से देख रहा है कि अगर भारत कह देगा कि नहीं श्रीलंका को इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तो पूरी दुनिया का मुंह चुप हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे रिलेटेड कौन है? भारत। लेकिन तमिलनाडु के लोग इसके विरोध में। आप तमिलनाडु का सरकार पर दबाव बनाना है कि नहीं आप श्रीलंका पे दबाव बनाइए, श्रीलंका को बर्बाद कीजिए। हालांकि तमिलनाडु के लोगों ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया था मनमोहन सिंह के समय में, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं थी, उन्हें अन्य पार्टियों से गठबंधन करना था। इन्होंने गठबंधन तक तोड़ लिया था श्रीलंका के मतलब लोगों से। इन लोग का एक बार भारतीय एयरफोर्स में एक श्रीलंका का पायलट था, वहां के एयरफोर्स को ट्रेनिंग देती है भारतीय सेना, तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि श्रीलंका ने प्रभाकरण को मारा, वहां पे इन लोगों को मारा। लेकिन भारत क्या है कि अभी सोच समझ के कर रहा है। हम अपने राज्य को खुश रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को या राष्ट्रीय महत्व को बलि नहीं दे सकते। और इस बार भी वैसे भी मोदी जी की गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से, जब मनमोहन सिंह ने अपना फैसला नहीं बदला था, जबकि वो अल्प बहुमत में थे, तो मोदी जी कैसे बदलेंगे? इसका एक असर भी देख सकते हैं। श्रीलंका भारत को काफी उम्मीद से देख रहा है कि अगर श्रीलंका को भारत ही क्या कर सकता है, बचा सकता है, क्योंकि श्रीलंका ने भी इसका कुछ संकेत दिया है। इमरान खान श्रीलंका के दौरे पे थे, छोटे मोटे हथियारों की डील हुई। इमरान खान ने कहा कि हम आपके यहाँ बहुत ज्यादा निवेश करेंगे, आपको लोन वगैरह भी देंगे। लेकिन श्रीलंका के संसद में इमरान खान का भाषण होने वाला था, और भारत सरकार को पता चल गया कि भाई साहब जाएंगे भोंपू लेके श्रीलंका के संसद में, तो यहाँ बैठ के ये सबसे पहले कश्मीर मुद्दा बोलेंगे। तो भारत ने इशारा कर दिया कि भैया देखो, तुम चाहते हो हम तुम्हारा समर्थन करें, तो फिर तुम किसको बैठा रहे हो? तो श्रीलंका में इनके भाषण को रद्द कर दिया। कहा गया कि आप आइएगा, घूमिएगा, संसद में भाषण नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमको अब
श्रीलंका गवर्नमेंट ने खुल के नहीं कहा। तो भारत की कूटनीति असर ला रही है। नहीं तो ये जाते संसद में तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाते कि कश्मीर वाला मुद्दा। तो अब भारत के सामने एक रास्ता है कि श्रीलंका को कैसे भी अपने पलड़े में लिया जाए, क्योंकि श्रीलंका को भी पता चल गया है कि चाइना ने जो लोन दिया है श्रीलंका चुका नहीं पाया, तो उसके बंदरगाहों पर चाइना का कब्जा हो गया। तो अब देखिए चाइना जो है म्यांमार में भी घिर चुका है, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी उसका कोई खास रोल नहीं रह गया, श्रीलंका में भी। तो ये भारत की डिप्लोमेटिक एक तरह से जीत होगी। आई होप आप इसको समझे। अब बात करते हैं स्टूडेंट ने जो लगभग 8 मिलियन ट्वीट किए थे, उसमें से आधे ट्वीट डिलीट कर दिए गए। ट्विटर ने कहा कि ऐसे ट्वीट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स को भी कहते हैं अब जब ट्वीट कीजिएगा ना तो कुछ कुछ लिख के ट्वीट कीजिएगा, उसके साथ कुछ जोड़ दीजिएगा अपना भी कि वी वांट जस्टिस, स्टूडेंट्स वांट जस्टिस, या फिर मोदी रोजगार। ये नहीं कि केवल मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो को ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे। तो ये जो ट्विटर का एल्गोरिथम है वो उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है। अपने साथ उसके कुछ फोटो वगैरह भी लगाएंगे कुछ कुछ, ताकि वो नया उसे नया ट्वीट समझ के आगे लेकर जाए। इसके अलावा देखिएगा अभी सारे टीचर्स लोग के ग्रुप में डिस्कस हो रहा था दोपहर में, तो वहीं पता डिसाइड हुआ कि जो मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस पे हम अपनी क्वायरीज देंगे। तो उनके जो ट्विटर अकाउंट है वहां जाके सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वहां पे जाके अपने ट्वीट लिखेंगे, और अच्छे से लिखिएगा, 2-3 लाइन ट्वीट में लिख दीजिएगा। वहां आपसे हर चीज मेल वगैरह मांगा जाएगा, आप उसको दे देंगे लोग। यहाँ पे आप देखेंगे जितने लड़के हैं आप सब पीएमओ के उस पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। सारे लोगों ने अभी यही डिसाइड किया है कि हम लोग इस पर जाके कहेंगे ताकि मोदी जी इसको सुन सके यहाँ पे। और उसके बाद भी नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी का अपना जो पर्सनल ट्विटर है उस पर पीएमओ ऑफिस हो गया या प्रेसिडेंट ऑफिस हो गया, ताकि इस पर मुद्दा हो सके। जब 8 मिलियन ट्वीट हो गया और अब तक कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर सोचिए भाई इसको गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही है। तो भाई ये गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि ये जो ट्वीट है ये कोई फिल्मी दुनिया का ट्वीट नहीं है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ट्वीट है। ये अगर आप इन्हें नॉर्मल में नहीं समझेंगे, ट्वीट में नहीं समझेंगे, तो पीएमओ ऑफिस पे होगा, फिर नहीं तो होगा तो फिर अलग अलग पे होगा। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहने वाले हैं हम, क्योंकि भाई इतनी लेट लतीफी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये फिर से अब एक नया मुहिम है, इसको देखते हैं लोग कब तक मोदी सरकार को इस बात की सुनाई देती है और कब प्रधानमंत्री स्टूडेंट की समस्याओं के लिए आगे आते हैं। आई होप आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।